नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका आईना सच का के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 2007 में यूपी की राजनीति के शिखर पर थी एक पार्टी जिसने अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। उसकी नेता को देवी का दर्जा दिया गया और हाथी ने पूरे सूबे में विजय पताका फहराई। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले कुछ सालों में ही वो जादू कहीं खो गया। 2007 की 206 सीटों से ये पार्टी 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। आखिर क्यों हुआ ये? कहां गई वो ताकत? और क्या 2027 में हाथी एक बार फिर चल पाएगा या वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा? आज हम इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मायावती अपनी खोई हुई जमीन वापस ला पाएंगी। इसके साथ ही राजनीति के अखाड़े में सह और मात का खेल हमेशा से ही जारी रहा है, लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की हो तो ये खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए जिसके पास संख्या बल का पुख्ता कवच है और दूसरी तरफ है विपक्ष का इंडिया ब्लॉक जो अभी भी अपनी रणनीति तय करने में जुटा है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि कैसे एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव को जीत से पहले की जीत में बदल दिया है। इसके बाद हम बताएंगे, आपने सुना होगा कि एक एक वोट से फर्क पड़ता है, लेकिन क्या होगा अगर आपका नाम ही वोटर लिस्ट में ना हो? और ये बात तब सामने आई जब लाखों लोगों के नाम एक साथ हटा दिए गए हों। चुनाव आयोग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन सभी नामों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या इतने सारे नाम जानबूझकर हटाए गए? और सबसे अहम सवाल, अगर आपका नाम भी गलती से इस लिस्ट में है तो आप क्या कर सकते हैं? और अंत में हम आपको बताएंगे 2010 में एक ऐसी घटना जिसने लालू यादव के राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर दिया है, नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का मसीहा बना दिया और बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। आज हम उसी ऐतिहासिक कहानी को फिर से देखेंगे जो बताती है कि कैसे एक छोटे से दांव ने बिहार की सियासी दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब बात करते हैं पहली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे बड़े सवाल पर जो हर सियासी पंडित और आम मतदाता के मन में घूम रहा है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी? क्या सिर्फ एक सवाल नहीं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक दल के अस्तित्व से जुड़ा है जिसने एक समय में यूपी की सियासत को अपने दम पर चलाया था। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने सिर्फ सत्ता हासिल नहीं की, बल्कि दलितों, पिछड़ों और सवर्णों को एक साथ लेकर एक ऐसा सामाजिक समीकरण गढ़ा था जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन 2007 के उस स्वर्णिम काल के बाद से बसपा का जनाधार लगातार सिमटता गया है। आज हम इसी गिरावट की वजहों को समझेंगे, मायावती के सामने खड़ी चुनौतियों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आने वाला पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा कैसे तय करेगा। 2007 का साल बसपा और मायावती के लिए सबसे यादगार रहा। उस चुनाव में बसपा ने किसी भी गठबंधन के बिना अपने दम पर 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पार्टी का वोट शेयर 30.43% तक पहुंचा था। इस जीत की असली वजह थी मायावती की दूरदर्शिता। उन्होंने सिर्फ दलितों पर निर्भर रहने के बजाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और एक रंगीन गठबंधन बनाया जिसमें दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और मुस्लिम सभी को जोड़ा गया। इस रणनीति ने उन्हें न केवल सत्ता तक पहुंचाया बल्कि उन्हें भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर सबसे मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन यह बुलंदी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। 2007 की ऐतिहासिक जीत के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया। 2012 के चुनाव में बसपा की सीटें
206 से गिरकर सीधे 80 पर आ गई। वोट शेयर भी घटकर 25.91% रह गया। ये पहली बड़ी गिरावट थी। 2017 के चुनाव में भी और भी निराशाजनक परिणाम आए। सीटों की संख्या घटकर केवल 19 और वोट शेयर करीब 22.23% तक गिर गया। पार्टी मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई। 2022 के चुनाव में बसपा के लिए अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। पूरे प्रदेश में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई और वोट प्रतिशत 12.88% तक गिर गया। इस लगातार गिरावट ने न सिर्फ बसपा की सियासी जमीन को खोखला किया, बल्कि उसके पारंपरिक वोट बैंक को भी बिखरा दिया। बसपा की ताकत हमेशा से उसके पारंपरिक दलित वोटों, खासकर जाटो समुदाय पर टिकी रही है। लेकिन पिछले 3 चुनावों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बीजेपी ने अपने सबका साथ सबका विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गैर जाटो दलितों को साध लिया। दलितों के लिए सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों ने उन्हें बीजेपी की तरफ खींचा। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत किया और दलित वोटों में भी सेंध लगाई। गैर जाटो दलित जातियां जैसे पासी और वाल्मीकि सपा के साथ जुड़ने लगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी युवा दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा। आजाद जैसे युवा और जुझारू नेता ने मायावती के पुराने और शांत नेतृत्व के मुकाबले एक नई उम्मीद जगाई है। नतीजा ये हुआ कि बसपा का पारंपरिक समर्थन आधार बिखर गया और वोट बैंक कई हिस्सों में बट गया। अब बसपा के पास केवल एक छोटा सा कोर वोट बैंक बचा है। 2022 के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी है। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, पर लगातार घटते वोट प्रतिशत से उसका दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। मायावती इस खतरे को भांप रही हैं और यही वजह है कि वे अब अपनी रणनीति बदल रही हैं। अब वो बंद कमरों से बाहर निकलकर जनता का गठबंधन और बूथ स्तरों पर संवाद जैसी रणनीतियां अपना रही हैं। ग्राम चौपाल, सामाजिक संतुलन वाले प्रत्याशी और स्थानीय समीकरणों पर जोर, ये 2027 की उनकी तैयारी के संकेत हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नई रणनीति काम कर पाएगी? क्या मायावती अपने पुराने समर्थकों में फिर से भरोसा जगा पाएंगे, जो अब बीजेपी, सपा या चंद्रशेखर आजाद के साथ जा चुके हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव की गहमा गहमी है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि पंचायत चुनावों से 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। बीजेपी अपने मजबूत गठबंधन और दोहरी सरकार, दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं पर भरोसा कर रही है। सपा गांव-गांव तक पहुंच बनाते हुए किसान और नौजवान समुदाय को जोड़ने में व्यस्त है। बसपा अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे और दलित पड़ावों पर केंद्रित रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस सीमित जनाधार के बावजूद महिला और युवाओं को टिकट देने की नीति पर काम कर रही है। 2021 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जिला पंचायतों में बढ़त बनाई थी, लेकिन ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर सपा ने कड़ी चुनौती दी थी। इस बार सभी दल इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर पूरा जोर लगा रहे हैं। पंचायत चुनाव का परिणाम बताएगा कि गांव-गांव में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है। तो आइए एक बार फिर इन 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो 2007 में बसपा को 206 सीटें मिली थी, 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 सीटें और फिर 2022 में 1 सीट। 1 सीट ही जीत पाई। यह तालिका साफ दिखाती है कि एक दशक में बसपा का ग्राफ लगातार गिरा है। अब 2027 के लिए मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दलित पिछड़ों में खोया विश्वास फिर से जगाना। बीजेपी और सपा की सियासी जुगलबंदी में अपनी अलग पहचान बनाना, युवा और महिला वोटरों को अपनी ओर मोड़ना। अगर मायावती इन मोर्चों पर सफल होती हैं, तो बसपा को फिर से किंग मेकर या सत्ता की दौड़ में अहम खिलाड़ी बनाया जा सकता है।
लेकिन अगर रणनीति जमीन पर असर नहीं दिखा पाई तो दलित राजनीति पूरी तरह बीजेपी और सपा के पक्ष में सरक जाएगी। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी का नहीं बल्कि मायावती और उनकी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। क्या बसपा 2007 जैसा जादू फिर से दिखा पाएगी या इतिहास उन्हें सिर्फ एक दौर की सबसे शक्तिशाली दलित नेता के रूप में ही याद करेगा? अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चुनाव पर जिसमें सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर शुरुआती बढ़त बना ली है। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जिसने न सिर्फ एनडीए की राजनीतिक समझ को दर्शाया है बल्कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एक बड़ी चुनौती भी दे दी है। इस चुनाव में एनडीए के पास संख्या बल तो है ही, लेकिन साथ ही विपक्ष के कई दल और सांसद भी इस फैसले से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम इस पूरे समीकरण को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों एनडीए ने इस चुनाव को अपने पक्ष में पहले ही कर लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव का खेल सीधा सा है, जिसके पास पर्याप्त सांसद हैं उसकी जीत निश्चित है और इस मामले में एनडीए के पास पर्याप्त से कहीं ज्यादा संख्या है। अब आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है और एनडीए के पास कुल 427 सांसद हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर एनडीए के सभी सांसद एकजुट रहते हैं तो उनकी जीत पक्की है। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही सांसदों को एकजुट बनाए रखना है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों को क्रॉस वोटिंग से रोकना टेढ़ी खीर साबित होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन चुनावों में व्हिप लागू नहीं होता, यानी कोई भी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर या किसी भी कारण से अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। ये एक ऐसा मौका है जिसका फायदा उठाकर एनडीए विपक्ष में सेंध लगा सकती है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित करके एक मास्टर स्ट्रोक चला है। वे एक सुलझे हुए और गैर विवादित नेता माने जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी उनके पक्ष में आ रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा कि वे बहुत ही अच्छी शख्सियत और गैर विवादित हैं। उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय राउत इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। डीएमके ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। सीपी राधाकृष्णन तमिल है और बहुत लंबे समय के बाद एक तमिल भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि राधाकृष्णन का व्यक्तित्व ऐसा है जो विपक्षी दलों को भी रास आ रहा है। वे तमिलनाडु के मंझे हुए राजनेता रहे हैं और वहां बीजेपी को स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां राजनीतिक विचारधाराएं बहुत कट्टर हैं, उनका व्यक्तित्व डीएमके जैसी पार्टी को भी खटक नहीं रहा है। ऐसे में डीएमके के लिए उनका विरोध करना राजनीतिक रूप से सही फैसला नहीं होगा, खासकर जब अगले साल ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा ओबीसी कार्ड भी खेला है। जगदीप धनखड़ के बाद वे ऐसे दूसरे ओबीसी नेता होंगे जिन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा। ये फैसला तब आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक ओबीसी उम्मीदवार का विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। अगर इंडिया ब्लॉक उनका विरोध करता है तो बीजेपी इसे ओबीसी विरोधी होने के रूप में पेश कर सकती है, जिससे विपक्षी गठबंधन की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है।
भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की आती है तो सियासी दूरियां अक्सर मिट जाती हैं। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बने तो उनके बंगाली बैकग्राउंड की वजह से लेफ्ट और टीएमसी ने उनका समर्थन किया। प्रतिभा पाटिल के चुनाव में एनडीए में होते हुए भी शिवसेना ने उनके मराठी जड़ों की वजह से उनका साथ दिया। एपीजे अब्दुल कलाम और जब राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हुए तो सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी उनका समर्थन करने को मजबूर हो गई। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ है कि इन चुनावों में उम्मीदवार का व्यक्तित्व और उसकी जड़ें बहुत मायने रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में व्हिप लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि विपक्षी दलों के सांसदों पर अपनी पार्टी के फैसले को मानने का कोई बंधन नहीं है। वे जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जो बीजेपी को विपक्ष में सेंध लगाने का मौका दे रहा है। कुल मिलाकर यदि कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को राजनीतिक शिकस्त दे दी है। सीपी राधाकृष्णन का नाम एक ऐसा नाम है जो गैर विवादित है, ओबीसी समुदाय से आता है और जिसे विपक्ष के कुछ प्रमुख नेता भी पसंद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया ब्लॉक सर्वसम्मति से राधाकृष्णन का समर्थन करता है या फिर कोई उम्मीदवार खड़ा करके अपनी हार को स्वीकार करता है। यह फैसला विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि हर कदम पर बीजेपी उन्हें घेरने के लिए तैयार बैठी है। क्या इंडिया ब्लॉक इस चुनौती का सामना कर पाएगा या फिर एकता का दावा करने वाला यह गठबंधन इस चुनाव में बिखरता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे तौर पर देश के हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची को सार्वजनिक करने के फैसले की। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है और इसे पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आज हम जानेंगे कि यह पूरी प्रक्रिया क्या है, क्यों इतने नाम हटाए गए और कैसे एक आम नागरिक इस जानकारी का लाभ उठा सकता है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। इस आदेश के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने तेजी से कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये 65 लाख नाम विशेष गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हटाए गए। अब इनकी सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और साथ ही जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर भी इसे देखा जा सकता है। आखिर क्यों हटाए गए 65 लाख नाम? ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों हटाए गए। चुनाव आयोग के अनुसार ये नाम मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हटाए गए। मतदाता सूची से नाम हटाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मृत व्यक्ति, उन लोगों के नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार या अलग अलग स्थानों पर दर्ज हो गया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए लोग, वो लोग जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, पात्रता की कमी, वो लोग जो किसी कारणवश मतदान के पात्र नहीं हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया कानून में तय किए गए नियमों के अनुसार ही की जाती है। इसका मकसद एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड है। मतदाता सूची तैयार करने का जिम्मा सीधे तौर पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ERO और बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO का होता है। ये अधिकारी SDM स्तर के होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वे मतदाता सूची को सही बनाएं। जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होती है तो इसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं।
इसके अलावा इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। बूथ लेवल पर नोटिस बोर्ड पर भी नाम चिपकाए जाते हैं, यानी इस प्रक्रिया में कोई छिपाव नहीं है और हर कदम पर पारदर्शिता बरती जाती है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और यह 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब है कि अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया हो तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने की मांग कर सकता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अंतिम मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे और हर पात्र नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि कुछ राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। यह हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम सही जानकारी प्राप्त करें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग का यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि मतदाता सूची को और भी विश्वसनीय बनाएगा। यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अब बात करते हैं अंतिम खबर की। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जिसने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 2010। वो चुनाव था बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी को अपमान का घूंट पीना पड़ा। ये वो दांव था जिसने नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का मसीहा बना दिया और बीजेपी के लिए ऐसा दरवाजा खोला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम आपको बताएंगे उस घटना की पूरी कहानी जो बिहार की राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जून 2010 में जिसने उस चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि बिहार की सियासत में एक भूकंप था। ये चुनाव जहां जेडीयू और बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी लेकर आया, वहीं आरजेडी के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। अब आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जेडीयू ने अकेले 115 सीटें जीतकर इतिहास रचा। वो बहुमत के आंकड़े 122 के बेहद करीब पहुंच गए थे। बीजेपी ने भी 91 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह भी एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने बीजेपी मोदी मैजिक के बावजूद आज तक नहीं तोड़ पाई। वहीं दूसरी तरफ कभी बिहार के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लालू यादव के लिए यह चुनाव एक दुखद स्वप्न था। उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। बिहार की राजनीति में यह एक अभूतपूर्व बदलाव था। लालू यादव जो पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे, जनता ने उन्हें नकार दिया था। उनकी राजनीतिक अपने अंत के कगार पर पहुंच गई थी। इस ऐतिहासिक जीत का असली टर्निंग पॉइंट क्या था? इस जीत के पीछे छिपी है एक बेहद दिलचस्प कहानी। इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण। परंपरागत रूप से मुस्लिम वोटर लालू यादव को अपना नेता मानते थे। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू यादव ने अपनी ये छवि बनाई थी, लेकिन 2010 में यह मान्यता पूरी तरह से बदल गई। इस बार मुस्लिम समुदाय का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ था और इसकी वजह थी नरेंद्र मोदी का भोज रद्द करने की घटना। मुस्लिम समुदाय को यह भरोसा हो गया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर अडिग हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम वोटों का एक ऐसा झुकाव एनडीए की तरफ हुआ कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी ने भी इतिहास रच दिया। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पूर्णिया की अमौर सीट जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार सबा जफर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता
अब्दुल जलील मस्तान को करीब 18,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये जीत कोई छोटी बात नहीं थी। वहीं जेडीयू ने भी 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल की। बाबरी मस्जिद के लिए संघर्ष करने वाले शहाबुद्दीन आईएफएस की बेटी परवीन अमानुल्लाह जेडीयू के टिकट पर साहेबपुर कमाल से जीत कर आई थी। बिहार की 243 सीटों में से 60 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक थे और इसी ने जेडीयू की रिकॉर्ड तोड़ जीत में अहम भूमिका निभाई। तो अब सवाल ये उठता है कि जून 2010 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे चुनावी नैरेटिव को ही बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 2010 जून में। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन से उत्साहित होकर बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में करने का फैसला किया। तारीखें तय हुई 12 और 13 जून 2010। उस समय बीजेपी के सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे और उनकी नीतीश कुमार से अच्छी दोस्ती थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए एक शानदार भोज का आयोजन करने का फैसला किया। 11 जून को ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके थे। लेकिन जिस दिन भोज था उसी सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा माहौल बदल दिया। पटना के अखबारों में छपा एक विज्ञापन। इस विज्ञापन में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ हाथ जोड़े हुए तस्वीर थी। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि गुजरात ने बिहार को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। उस समय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखते थे। उन्हें लगा कि यह विज्ञापन उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाएगा। नीतीश कुमार ने इसका सख्त विरोध करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तुरंत बीजेपी नेताओं को दिया जाने वाला भोज रद्द कर दिया और गुजरात से मिली 5 करोड़ की सहायता राशि भी लौटा दी। इस घटना से बीजेपी में भूचाल आ गया। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे दिग्गज नेताओं का घोर अपमान हुआ। स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू हुई। दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने बाद में बताया कि सुलह की बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी न आए तो भोज अभी हो सकता है। इस शर्त को लाल कृष्ण आडवाणी ने तुरंत खारिज कर दिया। नीतीश कुमार की इस शर्त से नरेंद्र मोदी भड़क गए। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि इस अपमान के बाद अब बीजेपी को नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उस समय जेडीयू के 88 और बीजेपी के 54 विधायक थे। अगर बीजेपी समर्थन वापस लेती तो नीतीश सरकार गिर जाती। तब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जिन्हें शांत दिमाग से काम करने वाला नेता माना जाता है। नरेंद्र मोदी की मांग पर पार्टी की आपात बैठक हुई। उस समय 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने थे। भविष्य के नफा नुकसान पर चर्चा हुई। लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी से धैर्य रखने की अपील की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने स्टैंड के लिए सरकार कुर्बान करने को भी तैयार थे। उस समय वो सोच रहे थे कि सरकार गिरने पर नए चुनाव में जाना बेहतर होगा। बीजेपी एक और राज्य में अपनी सत्ता नहीं खोना चाहती थी। आखिरकार बीजेपी ने अपमान का घूंट पीकर भी नीतीश कुमार के साथ बने रहने का फैसला किया। दबाव में लिया गया यह फैसला बाद में बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का मुस्लिम समुदाय पर गहरा असर पड़ा। मुस्लिम वोटरों को लगा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान करने को तैयार है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अगर कोई बीजेपी को नियंत्रित कर सकता है तो वो है सिर्फ नीतीश कुमार। चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। अल्पसंख्यकों का नीतीश कुमार पर भरोसा बढ़ गया। इसके अलावा पिछले 5 सालों में नीतीश के कार्यकाल में कानून व्यवस्था ठीक हुई थी। सड़कों की हालत सुधरी थी, जिससे आवागमन आसान हुआ था।
अमन चैन बहाल होने लगा था। इन सभी बातों ने भी मुस्लिम वोटरों को प्रभावित किया। नतीजा यह हुआ कि सवर्ण, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटरों के समर्थन से नीतीश कुमार ने चुनाव में जीत का कीर्तिमान बना डाला। तो ये थी उस ऐतिहासिक चुनाव की पूरी कहानी। एक ऐसा दांव जिसने नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सबसे भरोसेमंद नेता बना दिया और बीजेपी को भी अप्रत्याशित सफलता दिलाई। हालांकि इस घटना के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच भरोसे की कमी साफ दिखने लगी थी, जो बाद में कई बार दोनों के रास्ते अलग होने का कारण भी बने। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार।